हे गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स की। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसमें हम लोग मेंडल के बाद जितने भी हमारे कंसेप्ट्स आए, जितने भी डिस्कवरी आई, उन सभी को हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। सो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है दैट इज जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन, इट्स नेम इज शोइंग कि जीन का इंटरेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम मेंडल जेनेटिक्स की बात करें, मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने क्या चीज समझी थी? अकॉर्डिंग टू मेंडल हर एक जीन के दो अलील्स होते हैं। ठीक है, ये अलील्स का जो हम कह सकते हैं अलील्स जो प्रेजेंट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, इनका जो फॉर्म है इट कैन बी ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, इट कैन बी इन रेसेसिव फॉर्म। राइट, यानी कि अगर मेरे पास कोई जीन है उसके दो अलील्स होंगे, मान लीजिए ए मेरे पास कोई जीन है, इस इस जीन के दो अलील्स होंगे, ये डोमिनेंट फॉर्म में हो सकते हैं, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में हो सकते हैं और ये फुल्ली रिसेसिव फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हमारे मेंडल के अकॉर्डिंग है। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हम लोग ये चीज स्टडी कर चुके हैं। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में जब हम जीन इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने जीन इंटरेक्शन को स्टडी करने की कोशिश करी, देन उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो अलील्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, और ये अलील किसी दूसरे जीन के साथ भी इंटरेक्शन शो करते हैं, यानी कि अगर ये मेरा कोई दूसरा जीन है बी जीन, तो इस बी जीन के साथ भी इस ए जीन का कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, उसी को हम जीन इंटरेक्शन में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो अगर हम जीन इंटरेक्शन की बात करें, यस, अब हम जीन इंटरेक्शन की अगर यहां से बात करें तो जीन इंटरेक्शन हमारे पास दो तरीके का हो सकता है, हम उसे दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एलेलिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। एलेलिक जीन इंटरेक्शन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी एक जीन के एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारे पास नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब तो डिफरेंट जीन के अलील्स के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, क्योंकि वो नॉन एलेलिक है, यानी कि एक जीन को एलील्स तो है ना। तो ऐसे इस चीज को समझो, मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और ये है मेरा क्रोमोसोम पे कोई जीन प्रेजेंट है, ए जीन। ठीक है, अब ये मेरा ए जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट, ये मान लीजिए ये मेरा ए जीन प्रेजेंट है। अब आपको पता है हर एक जीन के दो अलील होते हैं, दो अल्टरनेट अलील्स होते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं, वो आपकी डोमिनेंट फॉर्म में हो सकते हैं, रिसेसिव में हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकते हैं, है ना। अगर इसी ए जीन के एलील इंटरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर हमारा कॉपी प्रेजेंट है ए जीन का, है ना, यहाँ पर मान लीजिए ये कैपिटल फॉर्म में डोमिनेट और यहाँ पर ये रिसेसिव फॉर्म है। अगर इस ए जीन का हम इसके साथ इंटरेक्शन स्टडी करते तो हम उसे कह रहे हैं एलेलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि सेम जीन के अलील्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम अलीलिक जीन इंटरेक्शन में स्टडी करते हैं। इसीलिए जो अलीलिक जीन इंटरेक्शन होता है उसको इंट्राजेनिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। ये क्या है? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक क्यों है? क्योंकि एक ही जीन के अंदर इंटरेक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, एक जीन के ऑल्टरनेट अलील्स के बीच में इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं। अगर इसी चीज को हम डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ अलील्स, इंटरेक्शन ऑफ अलील्स ऑफ सेम जीन, राइट। नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हमारे पास मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, इन दो क्रोमोसोम के ऊपर दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर मान लीजिए ए जीन है, यहाँ पर बी जीन है। ठीक है,
ए जीन का बी जीन के एलील पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, उनके बीच में क्या इंट्रैक्शन है, वो हम लोग नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन में स्टडी करते हैं। ठीक है, आपको पता है जो ए जीन है इसकी दो अल्टरनेट फॉर्म होगी, कैपिटल ए होगा और एक हमारा रिसेसिव फॉर्म होगा स्मॉल ए होगा, है ना। बी जीन का भी इसी तरीके से दो फॉर्म होगा हमारे पास में। तो इस ए जीन का इस बी जीन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इंट्रैक्शन ये शो कर रहा है, उसी को हम लोग नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन में स्टडी करते हैं। इसीलिए जो नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन है उसको इंटरजेनिक इंट्रैक्शन भी कहा जाता है। इंटरजेनिक क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट जीन के अलील के बीच का इंटरेक्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं। अब इसी चीज को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन इन बिटवीन interaction of alleles in between or in different genes। ठीक है जी, तो अलग जीन्स के बीच में इंट्रैक्शन पड़ रहे हैं, तो अलग जीन के अलील्स के बीच में इंट्रैक्शन पड़ रहे हैं, तो वो नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन हो गया। और अगर सेम जीन के अलील के बीच का इंट्रैक्शन पड़ रहे हैं तो वो एलेलिक इंट्रैक्शन हो गया। ठीक है, जब हम लोग इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें आप अलग अलग प्रोसेस स्टडी करते हो, जैसे कि इसी के अंदर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हो, क्योंकि अलग अलग तरीके का इंट्रैक्शन हमें देखना है ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी के अंदर आप पढ़ते हो कोडोमिनेंस का कंसेप्ट। कोडोमिनेंस जो ये बताता है कि दो जीन्स दोनों ही डोमिनेंट है, अपना अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, है ना। मल्टीपल एलेलिज्म का कंसेप्ट आप इसी में स्टडी करते हो कि मल्टीपल एलेलिज्म क्या है। ठीक है, फिर लेथैलिटी का जो कंसेप्ट है वो भी आप इसी में स्टडी करोगे। प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपिज्म या प्लियोट्रोपी जो है वो भी आप इसी में स्टडी करते हो। ठीक है, अगर इनकी हम रेशो की बात करें तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या रेशो आपको देखने को मिलता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों ही रेशो हमारा क्या होता है 1:2:1। कोडोमिनेंस में भी हमारा रेशो सिमिलरली यही मिलेगा 1:2:1। मल्टीपल एलेलिज्म में आपने देखा है कि एक ही जीन के मल्टीपल एलियस हो सकते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, बट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिविजुअल के अंदर उसी के दो अल्टरनेट फॉर्म ही मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लिथैलिटी के अंदर हमने जीनोटिपिक रेशियो और जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है दोनों ही क्या आता है 1:2 या आप इसको 2:1 भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लियोट्रोपी की बात करें तो प्लियोट्रोपी बेसिकली क्या बताता है कि वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर। आपने ये कंसेप्ट पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो मेंडल्स के टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, इवन जो मेंडल्स था, मेंडल ने भी हमें ये कहा था कि वन जीन कोड फॉर वन कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए कोड करेगा। लेकिन प्लियोट्रोपिज्म क्योंकि ये पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में आता है, ये मेंडल की जेनेटिक्स से डिफरेंट है, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने मेंडल के बाद जो डिस्कवरी करी थी। तो उसके बाद प्लियोट्रोपिज्म का फिनोमेना उन्होंने डिस्कवर किया एंड दे फाइंड आउट कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए भी कोड कर सकता है। सो ये सारी चीजें हम कब पढ़ते हैं, जब हम लोग एलिलिक इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और एलिलिक इंट्रैक्शन भी कौन सा, इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली जब आप इंटरजेनिक इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो इंटरजेनिक इंट्रैक्शन में आपको कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं। देखिए, आपको पढ़ना है एपिस्टासिस। एपिस्टासिस एक तरीके का नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन होता है जो डोमिनेंस का ही हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एलेलिक इंट्रैक्शन में मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने लॉ ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा था, सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, वैसे ही हम लोग एपिस्टेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, ये एपिस्टेसिस भी हमारा डोमिनेंसी को ही शो करता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर नॉन एलील्स के बीच में हम लोग डोमिनेंसी देखते हैं। ठीक है, सो ये जो एपिस्टेसिस है अगेन ये आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी हो सकता है और ये आपका रेसेसिव भी हो सकता है। जो रेसेसिव फॉर्म होता है ना उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री जीन भी कहते हैं, राइट। इसी को आप सप्लीमेंट्री जीन की फॉर्म में भी स्टडी करते हो। एपिस्टेसिस के साथ साथ आपने कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी इसी के अंदर देखने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री जीन के साथ साथ डुप्लीकेट जीन, डुप्लीकेट जीन के साथ साथ इनहिबिटरी जीन,
एंड पॉलीमेरिक जीन। ये सारे के सारे कंसेप्ट आप किस में स्टडी करोगे? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। क्लियर? अब अगर हम इनके जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जो हमारे पास एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसमें जो रेशियो हमें देखने को मिलता है दैट इज 12:3:1। रेसेसिव में हमें देखने को मिलेगा 9:3:4। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हमें 9:7। डुप्लीकेट जीन में डुप्लीकेशन हो रहा है तो 15:1। इनहिबिटरी जीन में इनहिबिशन है तो 13:3। पॉलीमेरिक जीन में 9:6:1। ठीक है। इन सब चीजों को वैसे आपको ये जो रेशियो है याद रखना है, बट कैसे ये रेशियो आया ये हम समझेंगे वन बाय वन करके। ठीक है। आज हम बात करते हैं पहले डोमिनेंट एपिस्टेसिस की। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले है हमारे पास एपिस्टेसिस। हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो, दो टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है वर्ड एपी, एक होता है वर्ड हाइपो, है ना। एपी वर्ड, हाइपो वर्ड इन जनरल भी आपने सुना होगा। एक वर्ड होता है हाइपर। ठीक है। हाइपो वर्ड आपको पता है जब आप किसी चीज को किसी से कंपेयर कर रहे हो और आप बताते हो कि वो लोअर है, ठीक है, वो उससे बिलो लाई कर रही है, तो हम हाइपो वर्ड यूज करते हैं ना। जैसे अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में बात करें तो हम कहेंगे हाइपो कंसंट्रेशन है, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम है। हाइपर वर्ड जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो हम हाइपर वर्ड यूज करते हैं, है ना। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हम एपी वर्ड यूज करते हैं। एपी वर्ड मतलब जो ऊपर होता है, अबो लाई करता है। इन कंट्रास्ट टू हाइपर ही इसको यूज किया जाता है, मतलब हाइपर के साथ ही हम इसको यूज करते हैं। हाइपो वर्ड जब किसी चीज को हम बिलो डिनोट कर रहे हैं, हाइपर अगेन किसी चीज को जब हम हाई डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। एपिस्टेसिस को अब आप समझेंगे। अगर आपको ये वर्ड का मीनिंग पता है ना तो आप इजीली इसे समझ पाओगे। ठीक है। देखो, एपिस्टेसिस बेसिकली है क्या। एपिस्टेसिस का पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, उसके बाद हम समझते हैं एपिस्टेसिस में होता क्या है। When one gene mask the effect of another gene, और ये जीन कौन सा है भैया, याद रखना नॉन एलिलिक जीन है, क्योंकि हम जो इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, यानी कि एपिस्टेसिस कैसा इंटरेक्शन है, ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का टाइप है। ठीक है। जब हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एपिस्टेसिस को स्टडी करें। ठीक है। सो व्हेन वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड एज एपिस्टेसिस। ठीक है। देखो, एपिस्टेसिस का सिंपल मतलब क्या है, हम दो जीन के बीच का इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए दो हमारे पास क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पर ए प्रेजेंट है, दूसरा जीन यहाँ पर बी प्रेजेंट है। हम ए जीन का इन्फ्लुएंस बी के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। मान लीजिए ये मैं आपको यहाँ से हम लोग चीज लेके चल रहे हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट है, ए जीन और बी जीन। ठीक है। ए जीन का हमें इफेक्ट देखना है बी जीन के ऊपर। अब जो जीन इफेक्ट शो कर रहा है, जो मास्क कर रहा है, दूसरे के इफेक्ट को कवर कर रहा है, उस जीन को हम लोग बोल देते हैं एपिस्टैटिक जीन। ठीक है जी। तो यहां पर मान लीजिए मेरा जो ए जीन है ये एपिस्टैटिक जीन है। ठीक है। एपिस्टैटिक जीन का मतलब सिंपली ए जीन मेरा क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है। ये डोमिनेंट जीन क्या करेगा, ये दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करेगा। मास्क करना मतलब ढकना। ठीक है। दूसरा जो जीन है उसको हम बोल देते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, क्योंकि भैया उसका एक्सप्रेशन तो कवर हो रहा है ना, उसकी मास्किंग हो रही है, इसलिए वो बेचारा क्या है, लोअर लाई कर रहा है, एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा। तो यहां पर मान लीजिए मेरा जो हाइपोस्टैटिक जीन है दैट इज बी जीन, यानी कि जब तक ए जीन प्रेजेंट होगा बी जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए जीन डोमिनेंट है, और ये जब तक डोमिनेंट है तब तक बी जीन अपना इन्फ्लुएंस शो नहीं कर पाएगा, है ना। घर में भी क्या होता है, जो डोमिनेंट इंसान होता है उसी की चलती है ना। तो यही हमारे पास हो रहा है।
क्रोमोसोम के ऊपर तो अलग अलग जीन प्रेजेंट है। एक जीन है जो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट अपने एलील पर भी है और वो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन भी शो कर रहा है, यानी कि नेबरिंग जो जीन है उसके ऊपर भी वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो जो जीन हमारा मास्क करता है इफेक्ट को, किसके इफेक्ट को? हाइपोस्टैटिक जीन को, उस जीन को हम एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। और जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो रहा है, यानी कि जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। अब हमने मान लिया एपिस्टैटिक जीन मेरे पास ए है और हाइपोस्टैटिक जीन मेरे पास बी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हम सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस की। ठीक है, याद रखना ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है ऊपर, ये हमारी किसकी डेफिनेशन है? ये डोमिनेंट एपिस्टैसिस की डेफिनेशन। क्लियर? अब डेफिनेशन से इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि एक हमारा डोमिनेंट होगा, एक हमारा रिसेसिव होगा, है ना। आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा है तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स से थोड़ा सा सिमिलर है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा एक अलील फॉर्म दूसरे अलीलिक फॉर्म के ऊपर डोमिनेंट होता है। जब तक वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में रहेगा, वो उसका एक्सप्रेशन नहीं होने देगा, रिसेसिव को सप्रेस करके रखेगा। बस यहाँ पर फर्क क्या है कि एपिस्टैसिस डोमिनेंस का ही यहाँ पर पॉइंट है, बट ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का टाइप है। ठीक है, अब क्या होगा? हमने इतनी बातें क्लियर कर ली कि ए जीन जब तक प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में, वो बी जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा, है ना। अब इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल की फॉर्म में उसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश। समर स्क्वाश क्या है हमारे पास? एक प्लांट है, उसका फ्रूट कलर हमने देखा। ठीक है, होता क्या है, जो समर स्क्वाश है उसके अंदर यहाँ पर हमें दो कलर देखने मिलते हैं। फ्रूट कलर, फ्रूट कलर मतलब यहाँ पे फ्रूट के कलर में वेरिएशन देखने को मिलता है। कौन सा वेरिएशन? एक हमें देखने मिलेगा इसमें व्हाइट कलर, दूसरा जो इसमें कलर है वो इसमें होगा येलो कलर, और इसमें एक और कलर होता है जिसे हम कहेंगे ग्रीन कलर। ठीक है, हमने बस क्या देखा? समर स्क्वाश है हमारे पास, समर स्क्वाश के अंदर फ्रूट का जो कलर है वो तीन तरीके के फ्रूट कलर हमें देखने को मिलते हैं, व्हाइट, ग्रीन और येलो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ओके। अब इस फ्रूट कलर के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कैसे दो जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे? एक जीन है हमारे पास W जीन, दूसरा हमारे पास जो जीन है उसे हम कह रहे हैं Y जीन। बेसिकली हो क्या रहा है? W जीन से हमने इतना ध्यान रखा, W जीन किसके लिए कोड करेगा? व्हाइट कलर के लिए। Y जीन किसके लिए कोड करेगा? भैया येलो कलर के लिए, राइट। अब भैया ग्रीन के लिए कौन कोड करेगा? देखो, ग्रीन कलर तभी एक्सप्रेस होगा जब ना तो W जीन है ना Y जीन है, मतलब ये अपनी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है ना, तब हमारा ग्रीन कलर होगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने? इसको यहां पर हम लोग नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। यस, ग्रीन कलर कब अपीयर होगा? ग्रीन विल एक्सप्रेस ओनली व्हेन, ओके, यस, ओनली व्हेन हमारा जो W जीन है और जो Y जीन है ये दोनों जब एब्सेंट रहेंगे तभी हमारा ग्रीन कलर एक्सप्रेस होगा। ठीक है, क्या कहानी करी हमने ये कहा कि हमारा समर स्क्वाश है उसके अंदर फ्रूट कलर हमें तीन तरीके का देखने को मिलता है, व्हाइट कलर, ग्रीन, येलो। ठीक है, व्हाइट के लिए W जीन कोड करता है, येलो के लिए Y जीन कोड करता है। और ये कब अपना कलर शो करेंगे? जब व्हाइट हमारा डोमिनेंट फॉर्म में है और Y जीन हमारा डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो येलो के लिए कोड करेगा। व्हाइट के लिए जब W जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तो व्हाइट के लिए कोड करेगा, और जब दोनों ही हमारे एब्सेंट है, रिसेसिव फॉर्म में है, तो उसका जो फ्रूट का कलर है वो ग्रीन होने वाला है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा ये देखिए, ये जो W जीन है ना, ये हमारा W जीन ही क्या काम करता है? ये काम करता है एक एपिस्टैटिक जीन की तरह। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये एपिस्टैटिक जीन है मतलब ये Y जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा मतलब उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा। और हमारा जो Y जीन है ये बेचारा क्या है? ये हमारा
हाइपोस्टैटिक जीन है, क्योंकि भैया इसका एक्सप्रेशन तो सप्रेस होने वाला है। जब तक W जीन का एक्सप्रेशन रहेगा वो Y जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट देखिए, अब याद कीजिए मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम लेते हैं, उन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का हम लोग क्रॉस कराते हैं। पेरेंट का क्रॉस कराएंगे, हमारे पास F1 जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन क्या फिर हम सेल्फिंग कराते हैं, फिर F2 जनरेशन मिलती है ना। मैं पूरा क्रॉस यहाँ पे नहीं करा रही, मैं सिर्फ थोड़ा रिकॉल करा रही हूँ। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने कहा था कि हमारे पास दो कैरेक्टर्स होते हैं, उन दो कैरेक्टर्स के बीच में उन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके हम लोग क्रॉस कराते हैं। क्लियर? अब आपको क्या याद रखना है, मेंडेलियन जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो याद करिए। फिनोटिपिक रेशो क्या था? फिनोटिपिक रेशो यानी कि उसमें अपीयरेंस हमें कैसे मिल रही थी, 9:3:3:1 मिल रहा था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो ये रेशो क्या था, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये हमारा कौन सा रेशो है? जीनोटिपिक रेशो, राइट। इतनी बातें क्लियर है? अब आपको क्या करना है, देखिए जो एपिस्टैटिक जीन का कंसेप्ट है ना, वो आपको इसी से समझ में आएगा। बेसिकली हम इसमें क्या ले रहे हैं, दो जीन के बीच का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं कि जीन के इंटरेक्शन में एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को कैसे मास्क कर रहा है, वही हमें एपिस्टैसिस में पढ़ रहा है ना। तो अभी हमें क्या करना है, देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस की इतनी बात आपने याद रखनी है। जीनोटिपिक रेशो क्या आ रहा था हमारा, 1:2:1, 1:2:4:2, राइट। इतनी बातें याद रखनी, ठीक है। अब इस चीज को हम कर देते हैं इरेज, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, राइट। हमें क्या जरूरत है, हमें क्रॉस करके देखना है कि एपिस्टैसिस में कैसे हमारा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने ले लिया एपिस्टैसिस के लिए, हमने ले लिया हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमने क्या लिया था, फ्रूट कलर हम बात कर रहे हैं, है ना, फ्रूट कलर की बात कर रहे हैं समर स्क्वैश में, जिसमें हमने कहा था एक व्हाइट है एक येलो जीन है हमारे पास में। तो मान लीजिए जो मेरे पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, कुछ ऐसे है हमारा जीनोटाइप, और ये हो गया मेरे पास, यस। अब देखो इससे आप आइडेंटिफाई करो, हमने लास्ट स्लाइड में क्या कहा था, जब तक W जीन डोमिनेंट है ये क्या होगा, व्हाइट। यानी कि मान लीजिए एक पेरेंट जो है उसमें मेरा फ्रूट का कलर क्या है, व्हाइट है, दूसरा जो मेरा पेरेंट है उसमें फ्रूट का कलर क्या है, येलो है ना। वाई डोमिनेंट है, यहाँ पर वाई कैपिटल में हमने डिनोट कर दिया तो येलो कलर हो गया, और ये हमारा व्हाइट कलर हो गया, ठीक है। हमने क्या कराना है, क्रॉस कराना है, ऑफ कोर्स। हमारे पास मिलेगी F1 जनरेशन, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी F1 जनरेशन कुछ भी आ गई, मुझे F1 जनरेशन से कोई मतलब नहीं है, मैंने इसी F1 जनरेशन का कराना है सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद मुझे क्या मिलती है, मुझे मिलेगी F2 जनरेशन, है ना। अब हमें क्या काम करना है, हमें चाहिए F2 जनरेशन, क्योंकि हम रिजल्टेंट किसके काउंट करते हैं, F2 जनरेशन के काउंट करते हैं, है ना। तो हमने कराई सेल्फिंग, हमें मिल गई हमारी F2 जनरेशन। अब क्या होगा, ये देखिए F2 जनरेशन है मेरे पास में, और F2 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस मेरा जो जेनेटिपिक रेशियो है वो आना चाहिए 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, राइट। ये आना चाहिए, है ना, यही हमने किया था। लेकिन अब क्या होगा, हम लोग उस चीज को देखते हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेरा कायदे से रेशियो आना चाहिए 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। घबराना मत, मैंने क्या लिखा है इसे बिल्कुल मत डरना। सिंपली देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका जेनेटिपिक रेशियो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये जो क्रॉस हमने यहाँ पे परफॉर्म किया उसका जेनेटिपिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, बट ये मैं आपको पुनेट स्क्वायर बना के नहीं कैलकुलेट कर रही, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करते हो तो उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है कैलकुलेट करने का। हम सिंपली क्या करते हैं, जो दो जीन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ना, उनको कुछ ऐसे लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, पहला जो हमारा जीन है, जब हमारा पहला जीन क्या है, W जीन है ना। दूसरा हमारा जीन क्या है, Y जीन है ना। आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स ये एक जो जीन है इसकी तीन ही ऑल्टरनेट फॉर्म हो सकती है, जैसे कि हमारा जो W जीन है इसकी तीन ही ऑल्टरनेट फॉर्म हो सकती है, डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म, राइट। सिमिलरली जो Y जीन है उसकी भी तीन फॉर्म हो सकती है, डोमिनेंट,
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म, है ना। जब आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालना होता है ना किसी का भी, ठीक है, कोई भी आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस कैलकुलेट करना है, आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, हमें पता है जीनोटाइपिक रेशियो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमारा कुछ ऐसे होता है, आप सिंपली क्या करना, पहला जीन उठाना और पहले जीन को यहाँ पे कुछ ऐसे लिखना। 3 बार हमने क्या लिख दिया, हमारे जीन को डोमिनेंट फॉर्म में लिखा, 3 बार उसको हमने हेट्रोजाइगस फॉर्म में लिखा, ये एक शॉर्टकट तरीका है। देन 3 बार हम उसे उसकी रिसेसिव फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें दूसरा जीन लेना है, दूसरे जीन के साथ हमने क्या करना है, पहले उसको उसकी डोमिनेंट फॉर्म में, फिर उसकी हेट्रोजाइगस फॉर्म में, देन रिसेसिव फॉर्म में, ठीक है। इसी चीज को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अब आपके लिए हो जाएगा सिंपली इसको कैलकुलेट करना। इवन अगर आप पुनेट स्क्वायर भी बनाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से ही जीनोटाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक शॉर्टकट तरीका है आपको अगर कैलकुलेट करना है तो, ठीक है। अब हमने ये क्रॉस किया और मान लीजिए F2 जनरेशन के बाद मुझे ये जीनोटाइपिक रेशियो मिल गया और जीनोटाइपिक रेशियो में मेरे पास ये जीनोटाइप है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जीनोटाइप है, ठीक है। अब इस जीनोटाइप में आपने एपिस्टासिस की उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। हमने क्या चीजें वहां पे पढ़ी थी, पहला हमने क्या चीज पढ़ा था, पहली चीज कि जब तक W जीन हमारा डोमिनेंट है वो Y को एक्सप्रेस नहीं करेगा, Y के एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है। जब मेरा W जीन रेसेसिव फॉर्म में रहेगा तो Y अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, राइट। और जब ये दोनों ही मेरे कैसी फॉर्म में रहेंगे, रेसेसिव फॉर्म में रहेंगे, तो उस टाइम पे तीसरा कलर आना चाहिए ग्रीन कलर, है ना। यही चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट स्लाइड में, ठीक है। अब इन्हीं चीजों के, इन्हीं फैक्टर के बेस पर आप यहां से कलर कैलकुलेट करना कि कौन सा कलर आपका आना चाहिए, आप खुद करना तभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, W हमारा डोमिनेंट है, जब तक हमारा W डोमिनेंट है वो किसके लिए कोड करेगा, व्हाइट के लिए करेगा, क्योंकि एपिस्टैटिक जीन है, W जीन क्या एपिस्टैटिक जीन है, Y के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा, चाहे Y यहाँ पे डोमिनेंट हो, रेसेसिव हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ेगा कि W अगर हमारा डोमिनेंट है तो वो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा ऑफकोर्स W डोमिनेंट है तो यहाँ पर भी कौन सा कलर आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए। अगेन यहाँ पर भी कौन सा कलर आएगा, व्हाइट आएगा। अब यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अगेन डोमिनेंट है, यहाँ पर भी कौन सा कलर आएगा भाई, व्हाइट आएगा। यहाँ पर भी कौन सा कलर आएगा, अगेन व्हाइट आएगा, अगेन व्हाइट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या चीज हो रही है, ये हमारा रेसेसिव फॉर्म है। अब ये रेसेसिव फॉर्म में है, ये डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और इसका एक्सप्रेशन क्या था, ग्रीन। यहाँ पर भी क्या होगा, ग्रीन। पर यहाँ पर ये भी रेसेसिव है और ये भी रेसेसिव फॉर्म है, तो यहाँ पर कौन सा कलर होगा, ओह सॉरी माय मिस्टेक, वाई हमारा किसके लिए कोड कर रहा था, येलो के लिए, है ना। तो ये हमारा येलो कलर आ गया, ये हमारा येलो कलर आ गया और यहाँ पर आएगा हमारा ग्रीन कलर। क्लियर, ठीक है। अब आप यहां से रेशियो कैलकुलेट करिए कि हमारा रेशियो क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जीनोटाइपिक रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब आप यहां से देखिए क्या रेशियो आया आपके पास में, जीनोटाइपिक रेशियो देखो, एक हमारे पास व्हाइट यहां से हो गया, 2 हमारे पास व्हाइट यहां से हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पर एक और आया 4, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ये कितना हो गया 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 हमारे पास व्हाइट है तो व्हाइट 12 हो गए, ठीक है। येलो कैलकुलेट कीजिए, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हमारे पास येलो हो गया और ग्रीन हमारे पास एक इकलौता प्रेजेंट है, यानी कि व्हाइट का येलो और ग्रीन के साथ हमारा रेशियो क्या आ गया, 12:3:1, जो क्या चीज शो कर रहा है, डोमिनेंट एपिस्टासिस।